सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट आज अपनी राय देगी। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के 25 अरकान पंजाब असेंबली के नाअहली रेफरेंसेस पर कल दिन 12 बजे फैसला सुनाएगा। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस सूबाई स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन भेजा था। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। नैब का काला कानून सिर्फ सियासी इंतकाम, सरकारी अहलकारों और कारोबारी तबके को हिरासा करने के लिए इस्तेमाल होता रहा। काबीना अरकान की राय। काबीना ने नैब तरामीम के लिए वजीर कानून की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। इमरान खान ने 4 साल में मुल्की मईशत तबाह कर दी। हुकूमत को मुश्किलात पर पेश है। मईशत की बेहतरी के लिए सब इदारों और तमाम सियासी जमातों को मिलकर लाहे अमल वज़ा करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। रवां हफ्ते मजीद गर्म रहेगा। हीट वेव में अगले माह के दौरान कमी होगी। इस्लामाबाद में अब्रे रहमत का नुज़ूल, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मॉनसून की बारिशें जून में शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। और गर्मी की शदीद लहर। इस्लामाबाद के निजी तालीमी इदारों में प्राइमरी क्लासेस फौरी बंद करने का हुक्म। छठी जमात से ऊपर तमाम क्लासेस का दौरानिया 8 से 11 बजे तक कर दिया गया। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी की तमाम निजी तालीमी इदारों को एडवाइजरी पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ शो एट 6 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इनके बारे में तफसील से बात किए लेते हैं। वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ और इस काबीना इजलास में नैब तरामीम के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। काबीना अरकान ने कहा कि नैब का काला कानून सिर्फ सियासी इंतकाम, सरकारी अहलकारों और कारोबारी तबके को हिरासा करने के लिए इस्तेमाल होता रहा। इन्हीं कवानीन की वजह से ब्यूरोक्रेसी फैसले लेने से डरती है, जिसकी वजह से अहम तरीन उमूर में मुल्क का नुकसान होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें काबीना इजलास की, तो सलमा हमने देखा कि नैब तरामीम के लिए वज़ीर कानून के सरबराही में कमेटी तश्कील देने की मंजूरी वो भी दी गई है और इस कमेटी में वकालत, बैंकारी, ब्यूरोक्रेसी और दीगर शोबों से मुंसलिक जो नामवर शख्सियात हैं उनको शामिल करने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को बताएं कि वजारत कॉमर्स ने काबीना को बरामदात, दरामदात और तजारत के तवाज़ुन के हवाले से तफसीली तज्ज़िया भी पेश किया है। काबीना को यह भी आगाह किया गया कि माली साल 2021-22 के पहले 10 माह में बरामदात का हजम 31.2 अरब डॉलर रहा, जबकि दरामदात का हजम 76.7 अरब डॉलर रहा। इसी दौरानिये में बरामदात में 4.95 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और दरामदात में 11.16 अरब डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। माली साल 2020-21 की अगर बात करें तो जुलाई से अप्रैल और माली साल 2021 से 22 के इसी दौरानिये में बरामदात के हजम में 25.6% इजाफा देखा गया। दूसरी जानिब दरामदात में 46.5% रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इसी दौरानिये में ट्रेड बैलेंस में 64.9% का इजाफा देखने में आया। और काबीना को नाज़रीन आज के इजलास में यह भी बताया गया है कि बरामदात के लिए बढ़ाने के लिए खत्ते में दीगर जो ममालिक हैं उनसे मुसाबकती नरखों पर बिजली और गैस मुहैया करने की ज़रूरत है, जबकि कोरोना वबा से मुतासरा कारोबार की सरगर्मियों को जल्द बहाल करने के हवाले से भी कोशिशें तेज़ करने के हवाले से जोर दिया गया, जबकि सरमायाकारों और कारोबार शुरू करने के लिए मराद देने की ज़रूरियात पर भी बात की गई, जिससे बरामदात का हजम बढ़ाया जा सकता है।
اور درآمدات میں اضافے کی جو وجوہات ہیں وہ بتاتے ہوئے کابینہ کو یہ بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں توانائی کی قیمتیں بڑھنے سے امپورٹ اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ کرونا ویکسین کی درآمد گندم، چینی، کاٹن، سٹیل اور کھاد کی اضافی درآمد سے بھی اخراجات میں اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کابینہ نے وزارت کامرس کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ درآمدات کم کرنے، برآمدات بڑھانے کے حوالے سے ایک مفصل لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ ایگرو بیسڈ صنعت کے فروغ، فصلوں سے پیداوار بڑھانے اور ان کو برآمد کرنے کے لیے کابینہ نے ایک خصوصی پالیسی ساز کمیٹی تشکیل دینے کی منظوری دی ہے اور وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ اس کمیٹی کا اجلاس آج ہی بلایا جائے۔ کابینہ نے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کی سافٹ ویئر برآمدات بڑھانے کے حوالے سے اقتصادی رابطہ کمیٹی میں پیش کرنے کی ہدایت کی ہے اور وزیر اعظم نے آئی ٹی برآمدات کا ہدف $15 ارب مقرر کر دیا ہے۔ کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 16 مئی اجلاس کے فیصلوں کی بھی توثیق کر دی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر کے حوالے سے۔ سیاسی جماعتوں کے ارکان کا پارٹی پالیسی سے انحراف سے متعلق آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے۔ صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ اب سے کچھ ہی دیر میں اپنی رائے دے گی۔ سیاسی جماعتوں کے ارکان کا پارٹی پالیسی سے انحراف جس سے متعلق آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق ایک صدارتی ریفرنس دائر ہوا تھا اور اس پر سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا اور اس پر اپنی رائے کچھ ہی دیر میں سپریم کورٹ کی جانب سے دی جائے۔ اپنے ناظرین کے ساتھ اگر ہم مزید اس کا تھوڑا سا پس منظر شیئر کریں تو سلمہ، ہم نے یہ دیکھا کہ جب پارٹی اراکین کے منحرف اراکین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو صدر ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا جس میں یہ رائے مانگی گئی تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی رائے دے اس کے متعلق کہ اگر پارٹی پالیسی جو ہے وہ انحراف کرتے ہیں اپنی پالیسی سے تو ان کے متعلق فیصلہ کیا ہوگا، جس پر صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ یہ سماعت مکمل کر لی گئی ہے۔ سپریم کورٹ اب اس پہ اپنی رائے کیا دے گی، اب سے کچھ ہی دیر میں متوقع ہے، اس حوالے سے اب اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے 25 ارکان پنجاب اسمبلی کے نااہلی ریفرنسز پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کل دن 12 بجے سنائے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کے خلاف نااہلی ریفرنس الیکشن کمیشن بھیجا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین سے متعلق کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی تھی۔ آج ہونے والی سماعت میں پی ٹی آئی اور منحرف اراکین کی جانب سے دلائل مکمل کر لیے گئے ہیں۔ منحرف ارکان کے وکلاء کا یہ موقف تھا کہ انہیں پارٹی کی جانب سے نہ کوئی ہدایت دی گئی جبکہ پارٹی کی جانب سے شوکوز نوٹسز بھی موصول نہیں ہوئے، جس پر پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اسد عمر نے بطور پارٹی سیکریٹری جنرل تمام ارکان کو خط لکھ کر آگاہ کیا۔ منحرف ارکان نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، ووٹ کاسٹ ہو گیا تو اس کا نتیجہ ڈی سیٹنگ ہوگا، اب فیصلہ کمیشن نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ناظرین کو یہ بھی آگاہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف نے دستاویزات کوریئر کرنے کا اوریجنل ریکارڈ بھی الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا ہے۔ علیم خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے نئی دستاویزات جمع کرانے پر اعتراض کیا جس پر الیکشن کمیشن نے دلائل مکمل ہونے پر یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ کل دن 12 بجے سنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری بڑھانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ کرونا ویکسین بنانے والی چین کی کمپنی سائنو ویک کے وفد سے ملاقات میں وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کرونا کے دوران چینی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وزیر اعظم کو کمپنی کی جانب سے پاکستان کو فراہم کی گئی کورونا ویکسین سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وفد نے کہا کہ ان کی کمپنی پاکستان میں سرمایہ کاری کر کے بیماریوں کی تشخیص، بچاؤ اور علاج کے لیے مشترکہ منصوبے شروع کرنے میں گہری دلچسپی رکھتی ہے۔ وزیر اعظم نے پیشکش کا خیر مقدم کیا، وفد کو یقین دلایا کہ حکومت اس معاملے میں ہر قسم کا تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے وفاقی وزیر صحت کو اس حوالے سے فوری طور پر ایک ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت کی تاکہ سائنو ویک کے منصوبے پر جلد کام شروع ہو سکے۔
नाज़रीन, अभी बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा के दौरे की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल से अमेरिका का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अपने दौरे में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आलमी वज़ारती इजलास और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती की बहाली पर सलामती काउंसिल में होने वाली खुली बहस में शिरकत भी करेंगे। अपने नाज़रीन को ये भी आगाह करें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वज़ारत ख़ारजा का मनसब संभालने के बाद ये पहला गैर मुल्की सरकारी दौरा है, और ये दौरा जो है वो अमरीकी अपने जो हम मनसब हैं एंटोनी ब्लिंकन, उनकी दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। और इस अजलास की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के नुक्ता नज़र और पॉलिसी तरजीहात जो है ये दौरे में उस पर वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो रोशनी डालेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी आगाह करें कि साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अवाम ये चाहते हैं कि जिन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह और करप्शन करके इदारों को नुकसान पहुँचाया उनका एहतसाब हो। वो एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस गुफ्तगू में उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को मुश्किलात दरपेश हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हालात पर जल्द काबू पा लें। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए सब इदारों और तमाम सियासी जमातों को मिलकर एक लाहे अमल वज़ा करना होगा। इमरान खान ने 4 साल में मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। असम्बलियां तोड़ना किसी चीज का हल नहीं है। आज मुल्क की मईशत को आपने इस्तेकाम देना है। जो इमरान खान साहब ने 4 साल में तबाह की है, आज इमरान खान मुल्क की मईशत की बात करे, वो बताए कि उसने मुल्क में क्या किया है। क्योंकि जो आज इस मुल्क की मईशत को दचके मिले हैं, जहाँ पर ये आज खड़ी है तबाही के दाने पर, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की है। कभी उनको कोई और कहानी याद आ जाती है, कभी और कहानी याद आ जाती है। हर जलसे में नई कहानी होती है, लेकिन कहानियों से मुल्क नहीं चलते, ट्विटर से मुल्क नहीं चलते। आप अपने 4 साल की कारकर्दगी की बात करें, जिसने आज मुल्क को यहाँ पर पहुँचाया है। नाज़रीन, सीपेक पाकिस्तान की तरक्की का मंसूबा है। साबिक दौर में प्रोजेक्ट को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। गवादर में डैम्स मंसूबे 2017 में शुरू किए गए, लेकिन वो भी साबिक हुकूमत की गफलत का शिकार हुए। ये बात वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने गवादर में तलबा से खिताब के दौरान कही है। मजीद उनका कहना था कि गवादर में बिजली ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे जल्द मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। गवादर हस्पताल को भी अपग्रेड करना है, और जिस रफ्तार से 2018 में काम छोड़ा था, हम गवादर में तरक्की के सफ़र को उसी जज्बे से ही शुरू करेंगे। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि तासुब का मुकाबला इल्म से ही किया जा सकता है, और तरक्की का सफ़र इल्म, तहकीक और जुस्तजू ही जारी रहती है। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मरी में पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का एक प्लान तलब किया है। मरी में वो इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि वाटर रीयूज़ प्लान से मरी में पानी की जो किल्लत है उसको काबू पाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने मरी इम्प्योरमेंट प्लान के तरक्याती मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला हमजा शहबाज को मरी के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि गुज़श्ता 4 बरस के दौरान 600 इमारतें तामीर हो गईं। बाज़ इमारतें बगैर नक्शे के बनाई गईं। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने मरी में गैर कानूनी इमारतों की तामीर के मामले की इंक्वायरी का हुक्म देते हुए बगैर नक्शे और बगैर इजाज़त बनने वाली इमारतों की तफसील भी तलब कर ली है। इसके साथ साथ आपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर आला का इकबाल लाइब्रेरी की बहाली और एक्सप्रेस वे की तामीर और मरम्मत का भी ऐलान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वॉकिंग स्ट्रीट और पिंडी पॉइंट को भी दुरुस्त हालत में बहाल किया जाए। उनका यह कहना था कि मरी में राब्ता सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स की बहाली और ब्यूटिफिकेशन का जो काम है उसे जल्द मुकम्मल किया जाए। नाज़रीन, मज़ीद मौज़ूआत पर भी बात होगी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। सिर्फ रॉयल एसीडीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं सिंध में होने वाले एक इजलास की। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की सदारत में कराची में अमन और अमान की सूरत हाल पर एक अहम इजलास हुआ। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, डीजी रेंजर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल आईजीज और हसास इदारों के अफसरान शरीक हुए। वज़ीर आला ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कराची में होने वाली दहशतगर्दी की नई लहर को न सिर्फ खत्म करना है बल्कि दहशतगर्दों को मुकम्मल कुचलना होगा। कराची के हवाले से अगर हम बात करें सलमा, तो जो गुज़िश्ता रात बोल्टन मार्केट के अंदर धमाका हुआ, ये मुख्तसर अरसे के अंदर तीसरा दहशतगर्दी का वाक़या है। और दहशतगर्द जो है वो किसी को भी अगर हम देखें तो हम ये देख रहे हैं कि ये हुकूमत की जानिब से भी कहा जा रहा है कि अमन बिगाड़ने की इजाज़त हरगिज़ जो है वो नहीं दी जाएगी। और हम ये देख रहे हैं कि दहशतगर्द ये कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से सिंध के अंदर जिस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं पिछले कुछ अरसे के दौरान, 3 ऐसे वाक़यात देखने में आए हैं जिसमें हमने देखा कि चाइनीज़ असातिज़ा जो हैं उनको भी निशाना बनाया गया था खुदकुश हमले के अंदर। लेकिन ये पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को ख़राब करने की एक दहशतगर्दों की जानिब से कोशिश की गई। लेकिन हमने ये देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तान और चीन एक बेहतरीन दोस्त हैं बल्कि इसके साथ साथ चाइना की जानिब से भी ये कहा गया कि जो दहशतगर्दी है उसको पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और हुकूमत पाकिस्तान भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की राय। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सियासी जमातों के अरकान का पार्टी इन्हिराफ से मुतालिक ये आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे रिजवान आरिफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रिजवान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं अभी तक आपके पास जो सामने आ सकी हैं? सुना रहे रिजवान आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अपने नाज़रीन को इस अहम खबर से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट की राय आना थी, जिससे हमने आपको आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत आज मुकम्मल की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट जो है इस हवाले से अपनी राय देगी। आपको आगाह करें कि आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जो राय है उससे हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर जो समाअत है वो आज मुकम्मल हुई, जिसमें तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके वकला की जानिब से अपने जो दलाइल हैं वो मुकम्मल किए गए। और तमाम सियासी जमातों की जानिब से जो वकला हैं उन्होंने अपने अपने दलाइल के अंदर अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश किया, जिसे अदालत की जानिब से न सिर्फ सुना गया बल्कि उसके बाद मुख्तलिफ तरह के रिमार्क्स भी हमने देखा कि चीफ जस्टिस और दीगर जो जज साहिबान हैं उनके जानिब से सामने आए। आज इसकी समाअत जो है वो मुकम्मल हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह कहा गया कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय का इजहार कुछ देर में करेगी। और अब यह बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब से कुछ ही देर में वो राय जो है वो सामने आ जाएगी। हम अपने नाज़रीन को इस हवाले से आगाह करेंगे। सियासी जमातों के अरकान का पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ से मुतालिक आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में राय मुकम्मल हो चुकी है और ये राय हम आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। अदालत ने अपनी राय के बारे में जो फैसला तहरीर किया था वो सुनाना शुरू कर दिया है। रिजवान आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, क्या मालूमात हासिल हो सकी हैं अब तक? देख रहे हैं कि मीडिया नुमाइंदगान की भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पर मौजूद है। इस हवाले से नाज़रीन जैसी कोई अपडेट हमारे पास आती हैं हम आपको आगाह करते हैं। अभी आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने सेनेट का इजलास 23 मई की दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया है। सदर ममलिकत ने सेनेट का ये जो इजलास है ये आइन के आर्टिकल 54 के शिके के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तलब किया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेट का इजलास 23 मई दोपहर 4
बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया है। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शेक 1 के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तलब किया है। एक बार फिर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस के हवाले से। चीफ जस्टिस उमर अता बंजाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय का इजहार किया है, अपनी राय से मुतालिक जो फैसला महफूज किया था वो सुनाना शुरू कर दिया है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास अब तक? राय काफी हद तक सुना दी है। जो चारों सवालात थे उस पर अदालत ने अपने राय दे दी है। सबसे अहम बात यह है कि अदालत ने जो कहा है कि मुनहरफ जो भी रुकन होगा उसका वोट काउंट नहीं किया जाएगा, और ये बहुत बड़ा सवाल था। और इस हवाले से जो रेफरेंस भेजा गया था उसमें बार बार यही कहा गया था। 2 ही बुनियादी तौर पर सवाल थे। एक तो ये था कि वोट शुमार होगा या नहीं होगा, और दूसरा ये था कि क्या जो मुनहरफ रुकन होगा अगर वो वोट कॉस्ट कर सकता है, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाता है, तो उसकी जो रुकनीत है वो ताहयात के लिए वो नाहल हो जाएगा। ये 2 सवाल थे। और वोट शुमार नहीं होगा। दूसरा, अदालत का ये कहना है कि जो 63A है आइडियली इसका इतलाक होना ही नहीं चाहिए, ये इन्वोक होना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि इसको मौजूदा सूरत हाल में इसको इन्वोक किया गया है, इसलिए अदालत ने जो है इस हवाले से सदारती रेफरेंस पर राय दी है। 3-2 की अक्सरियत से जो है ये राय आई है। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इन्होंने इख्तलाफ किया है। ज़ाहिर है उनका डिसेंटिंग नोट आएगा। और बाकी जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंजाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनका जो है ज़ाहिर अक्सरियत ही राय है, तो वो ही अब शुमार की जाएगी। अदालत ने जो पहला सवाल था कि क्या जो वोट कास्ट होगा क्या वो वोट दे सकता है मुनहरफ रुकन, तो इस पर अदालत का ये कहना है कि वो अपनी पार्टी राय का उसे पाबंद होना चाहिए। सियासी जमातें जो होती हैं वो जमहूरियत का अहम हिस्सा होती हैं, और अगर सियासी जमात को कमज़ोर कर दिया जाए, जैसे कि डिफेक्शन से होता है या मुनहरफ अरकान दूसरी पार्टी को वोट करते हैं, तो किसी दूसरे अपने जो पार्टी राय के खिलाफ जाती हैं, तो इस पर अदालत का ये कहना है इससे जो सियासी जमातें हैं वो कमज़ोर पड़ती हैं, और सियासी जमातों के कमज़ोर पड़ने का मकसद ये है कि जमहूरियत को नुकसान पहुँचता है। तो ये एक लिहाज से बहुत अहम जो है वो राय है। साथ ही साथ अदालत ने जो पूछा था सवाल कि क्या ताहियात नाअहली होगी, उस पर अदालत ने कहा है कि ये कानून साजी इस हवाले से होना बाकी है। कानून साजी नहीं की गई क्योंकि आर्टिकल 63A में जो दिया गया है वो डिसीट के हवाले से दिया गया है, इसलिए अदालत ने इस पर अपना हाथ खींचा है और ये कहा है कि पार्लियामेंट इस हवाले से कानून साजी कर सकती है। क्योंकि जो रेफरेंस था उसके अंदर ये आर्टिकल 62(1)(f यानी कि जो कि ताहियात नाअहली के हवाले से क्लॉज है, उसका इतलाक उसके बारे में कहा गया था कि आर्टिकल 63A और आर्टिकल 62(1)(f को एक साथ पढ़ा जाएगा, जिसके तहत फिर बाद में जो संगीन नतायज होते हैं किसी भी मुनहरफ रुकन के लिए और उसकी जो नाअहली है वो ताहियात के लिए होती है। लेकिन इस हवाले से अदालत ने कह दिया है कि ये मामला पार्लियामेंट पर छोड़ दिया है और पार्लियामेंट ही इस हवाले से अब कानून साजी करेगी। चौथा एक सवाल ये था कि जो हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए क्या मौसर इक़दाम किए जा सकते हैं, जिस पर अदालत का ये कहना था कि एक वेग सवाल है। इस पर जो है वो अदालत ने इस सवाल को वापस भेज दिया है, यानी इस पर अदालत ने अपनी कोई राय नहीं दी। 3 सवालात जो है उस पर अदालत ने राय दी है और उस 3 सवालों में जो अहम राय है कि जो मुनहरफ रुकन होगा उसके वोट का शुमार नहीं होगा और वो वोट रद्द तसव्वुर किया जाएगा। जी, मुनहरफ रुकन का वोट काउंट नहीं किया जाएगा। 3-2 के रेशो से ये फैसला आया है। आप हमें आगाह कर रहे थे एजाज हुसैन। 63A और 62(1)(f को मिलाकर पढ़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया।